यस, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया गया है। से प्रॉब्लम नंबर 11 says that let a and b a sequence of complex numbers। यहाँ पर जो सीक्वेंस दी गई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एवरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज आल्सो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम रियल नंबर की सीक्वेंस लेके देख सकते हैं। ओके, क्या दिया गया है? देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n एग्जिस्ट मींस n इज कन्वर्जेंट, ओरिजिनल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ व्हाट हैपन, इनमें से कौन सा होगा तो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। और ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ट बोथ वे है, इफ एंड ओनली इफ ए मींस n कन्वर्जेंस मींस दिस टू कन्वर्जेंट। सी अगर n कन्वर्जेंट है, ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a to n means sequence of even terms is also convergence। this is a 2n plus 2। see, both the subsequences are same, there is no difference। a 2n sequence will be what? It will be a2, a4, a6, a8 and so on। what will be a 2n plus 2? if you substitute n is equal to 1, it will start from a4, a6, a8 and so on। only first term is not there in here। and we know that कोई भी सीक्वेंस में अगर फाइनाइटली मेनी टर्म्स ऐड की जाए या सब्सट्रैक्ट की जाए, निकाल दी जाए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐड कर दो या रिमूव कर दो, तो फाइनाइटली मेनी टर्म्स, फाइनाइटली यहाँ पर तो एक ही टर्म रिमूव किया है। एक से ज्यादा 5, 10, 25, 50, 1000, 10,000 टर्म्स निकाल दो सीक्वेंस में से, उसमें बिहेवियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही होगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही होगी। ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट दिस वन। तो अगर n कन्वर्जेंट है तो ये दोनों कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि ये सबसीक्वेंसेस है, इनफैक्ट सेम ही सबसीक्वेंस है। दिस इज अ सीक्वेंस सेम ही है a2n plus 1, दिस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म्स। अगर ओरिजिनल कन्वर्जेंट है तो ये दोनों कन्वर्जेंट है, ये दोनों एग्जिस्ट होगी। दिस इज a2n plus 1 means sequence of even terms, sequence of odd terms। and here it is a3n, sorry, in the option here it is a3n। this is a subsequence of terms multiple of 3, right? ओके, तो ये कन्वर्जेंट है तो ये तो सब होगा। अगर हमें क्या देखना है, रिवर्स में देखना है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ। नाउ सपोज आई अज्यूम दैट कि दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस बोथ एग्जिस्ट मींस इवन टर्म की जो सबसीक्वेंस है उसकी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। कैन वी से दैट ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट होगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इवन टर्म की यू कैन टेक अ सीक्वेंस लाइक दिस, say 0 1 0 1 0 1 0 1 and so on। तो इवन टर्म की जो सब सीक्वेंस है वो कांस्टेंट सीक्वेंस आएगी 1 1 1 1 1 and it is convergent because it is constant। so this limit exists but n is not convergent, right? this is simple example। you can take -1 raised to n or you can construct like even term constant। यहाँ पर 1 2 3 4 इंक्रीज करते जाओ तो ये दोनों एग्जिस्ट होगी। ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, सो दिस वन इज नॉट ट्रू। ओके, ये भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में यही डिस्कस किया था कि ऑड टर्म की सीक्वेंस लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इवन टर्म की सबसीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होगा। बिकॉज यू कैन कंसीडर दिस सीक्वेंस इटसेल्फ। हियर a to n क्या होगा? a to n will be 1 for all n and therefore limit n tends to infinity a to n exists, right? a to n plus 1 क्या होगा? a to n plus 1 will be 0 odd terms and therefore limit n tends to infinity a to n plus 1 also exists। this is also a constant sequence, दोनों exist हो रहा है, but limit n tends to infinity n does not exist, right? this is a finitely oscillating sequence, so this one is also not true। now think over this one। and इससे पहले के क्वेश्चन में हमने यही डिस्कस किया था, अगर ये तीनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सब सीक्वेंसेस इनफैक्ट a to n इवन टर्म की, a to n plus 1 ऑड टर्म की और a3n वाली, तो a3n की एक सब सीक्वेंस लो जो 3 के इवन मल्टीपल्स हो, वो इसकी लिमिट पर जाएगी। a3n की ऐसी सब सीक्वेंस लो जो 3 के ऑड मल्टीपल हो,
वो इसकी लिमिट के ऊपर जाएगी, और a3n इनफेक्ट ये एग्जिस्ट हो रहा है, ये तीनों हम मान लेते हैं, तो ये एल पर जा रहा है, तो इसको भी एल पर जाना पड़ेगा, इसको भी एल पर जाना पड़ेगा, सेम लिमिट आ जाएगी, और ओरिजिनल हैज टू बी कन्वर्जेंट इन दिस केस। ये हमने प्रूव किया है, इसलिए मैं फिर से नहीं रिपीट कर रहा हूँ, अब देख लेना, इजी है, यू कैन सी इट। आपको दिखना चाहिए कि ऑड टर्म की सीक्वेंस सब सीक्वेंस कैसे बिहेव कर रही है, इवन टर्म की सब सीक्वेंस कैसे बिहेव कर रही है, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12. लेट अस सी दैट what it says is question number 12. It is something like that. Let n is equal to, let n is equal to 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus and so on 1 upon n plus n, that is 2n, right. और क्या दिया गया, then n is decreasing and bounded above, then option A is n is decreasing and bounded above, डिक्रीज हो रही है और ऊपर से बाउंडेड। ओके, ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, n is bounded but not convergent, n is bounded but not bounded है but convergent नहीं है। ओके, देखते हैं सी में क्या है, n is convergent but not bounded, n is convergent but not bounded, convergent है but bounded नहीं है। और डी में क्या है, increasing and bounded, n is increasing and bounded, increasing है और bounded भी है। ओके, सो देखिए चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ऐसा है जो आप देख के ही बोल सकते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो कौन सा है, दिस वन, convergent but not bounded, because we know that every convergent sequence is bounded। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसको बाउंडेड होना ही पड़ेगा, बाउंडेड है ही, we have seen that result, so this is not possible, right? ओके, थोड़ा गेस वर्क करके और कुछ निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग है, यहाँ पर पूछ रहे डिक्रीजिंग है, यहाँ पर पूछ रहे इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों ऑप्शन में से अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, कैसी। ओके, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, वो देखने के लिए हम n+1 और n के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे। अगर n+1 लेस और इक्वल n आया तो इंक्रीजिंग होगी, और n+1 इज ग्रेटर और इक्वल n आया तो डिक्रीजिंग होगी, राइट, यू नो दिस थिंग्स। सो लेट मी स्टार्ट विथ n+1. So let us check whether it is decreasing and increasing or not. Okay. So what is n+1 here? अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर n+1 आएगा तो यहाँ पर n+1+1 से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टर्म आएगी n+1+1 मीन्स n+2, फिर एक एक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, 1 plus n+3 n+4 एंड अप टू कहां तक जाएगा, 2 टाइम्स, यहाँ जो नंबर है n तो यहाँ पर 2 टाइम्स n तक जाता है, तो यहाँ पर जाएगा 2 टाइम्स n+1 तक। समझ में आ रहा है? ओके, आई वांट टू कंपेयर दिस क्वांटिटी विथ दिस, इसके साथ कंपेयर करना है। तो देखो मैं इसको थोड़ा लिखता हूँ, n+2 n+3 अप टू सो ऑन। ये जो टर्म है लास्ट टर्म ये ऐसा है 2n+2, राइट, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा 2n+2। इसके आगे की टर्म क्या होगी, इसके आगे की टर्म होगी 2n+1 और इसके पहले की टर्म होगी 2n, राइट, एंड सो ऑन। जैसे आप यहां से लेफ्ट साइड आओगे तो यहाँ पर एक एक डिक्रीज होता जाएगा, राइट। ओके, सो यहाँ पर देखो n में कौन सी टर्म है, n+2 है, n+3 है और लेके n2n तक की है, n+2 है, n+3 है, 2n तक की टर्म्स तो है ही यहाँ पर। ओके, डिफरेंस कितना है,
यहाँ पर 1/n+1 है और यहाँ पर 1/2n+1 प्लस 1/2n+2, ये दोनों टर्म है। यहाँ पर दो टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है। हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से इन दोनों का सम बड़ा हो जाता है या 1/n+1 बड़ा हो जाता है। ओके, तो देखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/n+2 n+3 so on 1/2n। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक मैं कुछ नहीं कर रहा, राइट। यहाँ आप देख सकते हो, अगर 2 निकाल लो बाहर तो दिस इज 1/2 टाइम्स 1/n+1 हो जाएगा। हमें 1/n+1 लाना है, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 2n+1 है ना, वहां पर 2n+2 लिख रहा हूँ, ये रिप्लेस कर रहा हूँ। और ये ऐसे ही सेम है, ये दोनों इक्वल है। इसके इक्वल टू ये है, इसके इक्वल टू ये है, इसके इक्वल टू ये है, इसके इक्वल टू ये है। सिर्फ मैंने एक जगह डिफरेंस किया है। क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2n+1 था, वहां पर मैंने क्या कर दिया, 2n+2 कर दिया। यानी कि मैंने डिनोमिनेटर इंक्रीज किया, और डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हुई, छोटी हुई, राइट। इट मींस दिस, समझ में आ रहा है। 1/2n+1 है जो 1/2n+2 से बड़ा है, ये टर्म बड़ी है, बाकी सभी इक्वल है, राइट। सो दिस इज नथिंग बट, यू कैन सी हियर, दिस इज, इन दोनों टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 टाइम्स n+1 प्लस 1/2 टाइम्स n+1, 1/2 प्लस 1/2, सो दिस इज 1 टाइम्स 1/n+1, तो दिस इज इक्वल टू 1/n+1। इसको मैं आगे ले लेता हूं, 1/n+2 and so on up to 2n, and this is nothing but what, this is our n. So thus what we get is, we get this, n+1 is greater or equal n for all n. It means ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, तो ये डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन चला गया, राइट। तो ऑप्शन ए भी निकल गया, ऑप्शन सी भी निकल गया। अब देखना है कि बाउंडेड है कि नहीं है। देखो, बाउंडेड है कि नहीं है देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंक्रीजिंग है, और अगर कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो इट हैज टू बी कन्वर्जेंट, राइट। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, n इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट। इंक्रीजिंग तो है ही, अगर बाउंडेड भी है तो इट हैज टू बी कन्वर्जेंट, तो ये नॉट कन्वर्जेंट वाला हो ही नहीं सकता, तो ये गया। समझ में आ रहा है। तो मींस एक ही ऑप्शन बचा, n इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। अभी हमें बाउंडेड प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 ऑप्शन तो चले गए। लेकिन लेट अस प्रूव दैट n इज बाउंडेड, और n को बाउंडेड प्रूव करने के लिए I will go like this, here n is equal to this, 1/n+1, 1/n+2 up to 1/2n. So let me replace n everywhere, right? और this is less or equal what? मुझे डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, सॉरी डिक्रीज करना होगा। तो लेट मी राइट 1/n plus 1/n plus 1/n. This is also 2n is what, n plus n, so let me write 1/n. क्या किया, यहाँ से 1 निकाल दिया, यहाँ से 2 निकाल दिया, यहाँ से n निकाल दिया, डिनोमिनेटर घटाया, डिक्रीज किया, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। और दिस इज n टर्म्स, n टाइम्स, so this is nothing but 1, means n is less or equal 1 for all n, therefore n is bounded, इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। अगर कन्वर्जन दिया गया है, या तो फिर यहाँ से ये कंक्लूड भी होता है कि इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, तो इट हैज टू बी कन्वर्जन, मींस ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया है। आपके पास प्रॉब्लम सेट है तो आप देख लो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, समझने की ट्राई करो। कहाँ फोकस करना है कि क्या दिया गया है और क्या चाहिए, बस उन दोनों के बीच वाला जो कनेक्शन आपको फाइंड करना है।
So let a be a positive real number. Question number 19. A belongs to R plus. Define a sequence xn by x0 is equal to 0 and xn plus 1 is equal to a plus xn plus 1 is equal to a plus xn square for all n greater or equal 1 or greater or equal 0. Right? Then the sequence xn is convergent if and only if then xn is convergent if and only if what happens? Say option A says that a is greater or equal 0. A is greater or equal 0. Option B says that 0 less or equal 1 by 4. Option C says that a is greater or equal 1 by 4. 1 by 4. And D says that none of this. तो ऐसी कोई सीक्वेंस डिफाइन की गई है, x0 को भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है. Let us focus on this. xn plus 1 is equal to a plus xn square. What we want to find? We want to find a condition so that xn is convergent. Okay. So xn is convergent. अगर xn convergent है तो क्या होगा? So let suppose limit n tends to infinity xn is equal to l. Suppose convergent है और कोई l के ऊपर कन्वर्स हो रही है. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? If we apply limit, we get limit n tends to infinity n plus 1 is equal to limit n tends to infinity a plus xn square. So this will give you what? L is equal to a plus. We know that if xn is convergent to L, converges to L, then xn square will go to L square, right? So can we find this type of L or not? So let me take this side and you will get this equation. Is it possible to find L? See, this is nothing but a quadratic equation in variable L, and this you can find this type of L if and only if what? Its delta is positive, greater or equal 0. Then you can find the value of L. So this is if and only if b square is 1 minus 4, a is 1, c is a, this has to be greater or equal 0. We know that quadratic equation को roots कब होंगे? अगर उसका डेल्टा ग्रेटर इक्वल 0 है तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ 1 is greater equal 4a, or you can write this is if and only if a is less or equal 1 by 4. So this a is less or equal 1 by 4, right? This is a sequence of positive terms. A belongs to R plus है तो a पॉजिटिव तो होना ही है, राइट? ये कंडीशन तो ऑटोमेटिक दी गई है, ग्रेटर इक्वल 0 वाला. हमने क्या किया है? लेस और इक्वल 1 by 4 होना चाहिए, राइट? ओके. नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 20. लेट xn be a sequence defined as. दिस इज अ वेरी वेल नोन सीक्वेंस. सॉल्यूशन में मत जाओ, उससे पहले सोचो, क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि कौन सा सीक्वेंस है. आपने देखा है कहीं पर ऐसा सीक्वेंस? It is a very well known sequence. कैसे डिफाइन किया गया है? xn be a sequence defined as x1 is equal to 1, x2 is equal to 2, and xn plus 1 is equal to what? xn plus xn minus 1 for all n say greater or equal n belongs to n or n greater or equal to, right? Then we have to find this limit. Limit n tends to infinity xn plus 1 upon xn is equal to blank. ये पूछा गया है. और does not exist, हमारे पास ऑप्शन है A, does not exist, B क्या है? 1, C में है 1 plus square root 5 by 2, and D में है. तो कुछ याद आया? सीक्वेंस जिस तरह से डिफाइन की गई है ऐसा है कि xn plus 1 is equal to xn plus xn minus 1.
राइट. दिस मीन्स व्हाट, सीक्वेंस की जो n+1 टर्म आएगी वो उसके आगे की दो टर्म का सम होगा. n+1 टर्म और n यहाँ पर ले लो तो यहाँ पर क्या आएगा, n-2 आएगा, यहाँ पर n-1 आएगा. मीन्स की सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आगे की दो टर्म का सम होगा और इस सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं. याद आया कुछ? से x1 is 1, x2 is 2, x3 क्या आएगा, x3 is equal to x1 plus x2, so it will be इन दोनों का सम. x4 क्या आएगा, आगे की दो टर्म का सम. x5 क्या आएगा, आगे की दो टर्म का सम, एंड सो ऑन. दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस एंड दिस लिमिट इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो. अगर आपने सुना है तो दिस विल कन्वर्ज टू गोल्डन रेशियो. सुना है? और गोल्डन रेशियो कितना है? इट इज 1 plus square root 5/2. दिस इज वेरी वेल नोन, राइट? ओके. अगर आपको ये पता नहीं है कि ये गोल्डन रेशियो है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. So what we want to find? We want to find this limit. Limit n tends to infinity xn plus 1 upon xn, right? और ये लिमिट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा. We have given xn plus 1 is equal to xn plus xn minus 1. So let me divide it by xn. So what we get, xn plus 1 by xn is equal to xn by xn is 1. xn minus 1 upon xn. होगा ऐसा? ये अगर आपको पता नहीं है तो ये कैसे आ रहे हैं ये मैं दिखाने की ट्राई कर रहा हूं कि हमें चाहिए ये लिमिट xn plus 1 upon xn. तो मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला, ये जो रिकरेंस रिलेशन दिया गया है उसको मैंने xn से डिवाइड किया. तो xn plus 1 by xn is equal to xn by xn is 1 and here it will be xn minus 1 by xn, right? So मैं मान लेता हूं, सपोज हम मान लेते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, right? So this will give you what? This is limit n tends to infinity xn plus 1 upon xn. एक मिनट के लिए मान लो कि ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो ये क्या होगा, हो जाएगा लिमिट n tends to infinity 1 plus, इससे मैं ऐसे लिखना चाहूंगा xn upon xn minus 1, right? See अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही है मैं इसको l बोल देता हूं तो दिस विल बी व्हाट, 1 का लिमिट तो 1 आएगा. See this will be the same thing as n tends to infinity करोगे तो n plus 1th टर्म डिवाइडेड बाय nth टर्म, और यहाँ पर जो टर्म है उसके आगे की एक टर्म यहाँ पर है तो यहाँ पर सेम सिचुएशन ही है. यहाँ पर जो टर्म है उसके आगे की एक टर्म यहाँ पर है xn अपन xn minus 1. लिमिटिंग सिचुएशन में ये रेशियो हमें देखना है, राइट? तो ये लिमिट ले रहे हो, ये लिमिट ले रहे हो, दोनों सेम है तो दिस इज इट. You take L as an LCM and you will get L square minus L minus 1 is equal to 0. So this is again a quadratic equation. You will get L is equal to minus B plus or minus square root delta. Square root delta will be under root 5 upon twice A is 1. So you have two options, either 1 plus square root 5 by 2 or 1 minus square root 5 by 2. But 1 minus square root 5 by 2 is a negative number and you can see that here each term of this sequence is positive. So xn is positive, this is positive. So xn plus 1 upon xn is also a positive number, right? So this limit has to be greater or equal to 0. So this will imply L is equal to 1 plus square root 5 by 2 because L has to be greater or equal to 0. समझ में आ रहा है? इजी है. देखते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. सिंपल है. थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखेगा. थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या दिया गया है, क्या चाहिए. दैट्स इट. ओके. क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में? ऐसा है, ये दिसंबर 18 में पूछा गया है. लेट n दिया गया है. एक्चुअली देयर इज अ टाइपोग्राफिकल एरर. n to n plus 1 it is given that 1 upon x cube. यहाँ पर जो x square छपा हुआ है वो x cube है dx for n greater or equal 1. n इस तरफ से डिफाइन किया गया है. For C belongs to R plus
and C belongs to R plus C कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है. Suppose this limit exists. Limit n tends to infinity. What is given that? What is given is n raised to C a n is equal to L. This exists. ऐसा दिया गया है. तो क्या होगा? Then L क्या होगा? Then option A है. क्या है? L is equal to 0 if C is strictly greater than C. L is equal to 0 if C is greater than 3. B में क्या है? L is equal to 1 if C is equal to 3. C में क्या है? L is equal to 2 if C is 3. और D में क्या है? L is equal to infinity if C is in between 0 and 3. ओके, ये देखते हैं क्या होता है. कुछ करना नहीं है. ये लिमिट एग्जिस्ट हो रही. पहले हम n फाइंड कर लेते हैं. n क्या है? n इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया गया है. So let us try to find out this. n is equal to this upon this dx, right? This is x raised to minus 3. What is the integration of x raised to minus 3? It is x raised to minus 2 by minus 2 from where to where? From n to n plus 1. Right? कुछ नहीं किया, just integration किया. Let me take minus 1 upon 2 common. If you replace n plus 1 here, you will get 1 upon n plus 1 whole square minus 1 upon n square. x की जगह पहले n plus 1 रखो, then x की जगह क्या रखो? n रखो. So you will get this. So this is minus 1 by 2. This n square LCM ले लो, तो ये यहाँ पर आएगा. Minus इसको इस तरफ जाने दो, क्या मिलेगा? n plus 1 square. So you will get n square minus 2n, sorry, plus 2n plus 1 divided by n square into n plus 1 square. Right? So finally this is what? This is minus 1 by 2 into, a minus को अंदर ले जाओ तो n square will get cancelled. You will get a minus 2n minus 1 upon n square into n plus 1 whole square, right? Minus को अंदर ले जाओ. So this is finally 2n plus 1 divided by 2n square into n plus 1 whole square. So this is what? This is nothing but an. Now what is given? This limit n tends to infinity, n raised to c a n exists. So let me calculate this limit. It is what? Now limit n tends to infinity, n raised to c a n, this is equal to L, means this exists. This will be what? So n raised to c 2n plus 1 divided by 2n square into n plus 1 whole square. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर n की c पावर है, यहाँ ये जो टर्म है n की 1 पावर वाला है, तो दिस इज इक्विवेलेंटली आई वांट टू राइट इज n की c plus 1 पावर ऊपर है टोटल, राइट? डिनोमिनेटर में क्या है? n की 4 पावर है. n square वाली 2 टर्म्स है, मींस के हाईएस्ट डिग्री. दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री c plus 1, राइट? अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होनी है तो क्या होना चाहिए? आइदर c plus 1 is equal to 4 होना चाहिए और c plus 1 is strictly less than. It means this exists, this limit exists if and only if what? c plus 1 is less or equal to 4. अगर 4 है तो भी एग्जिस्ट होगा, या 4 से छोटा है तो भी एग्जिस्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए तो लिमिट एग्जिस्ट होगा. डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होगी तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी पर जाएगा और 0 हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी तो वो इंफिनिटी पर चला जाएगा. ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा होनी चाहिए. इट मींस c शुड बी लेस और इक्वल 3, देन ओनली दिस लिमिट विल एग्जिस्ट. तो c ग्रेटर देन 3
इफ c ग्रेटर देन 3 दिस इज नॉट पॉसिबल। c अगर 3 से ज्यादा है तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी। ये तीनों केस में अब हम देख लेते हैं कि c इज इक्वल टू 3 है तो क्या है और c स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। c सपोज अगर c स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है तो ये 4 से छोटा होगा। क्या? न्यूमरेटर की पावर। c स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है तो c प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 4 होगा। तो न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो डिनोमिनेटर का इफेक्ट होगा और क्या ये केस में लिमिट आएगी l इज इक्वल टू 0। लेकिन यहां दिया गया है l इज इक्वल टू इंफिनिटी, सो दिस इज नॉट ट्रू। राइट? समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट इफ c इज इक्वल टू 3? सो लेट मी पुट हियर c इज इक्वल टू 3 and let us just evaluate this limit. Let me put for c is equal to 3, l is equal to क्या होगा? If c is equal to 3, what will be l? Here it is c. So l is equal to limit n tends to infinity n cube 2n plus 1 divided by 2n square into n plus 1 whole square. Let me take n common. So this will be limit n tends to infinity n raised to 4 2 plus 1 by n 2 n यहाँ से common ले लो, you will get 1 plus 1 by n whole square n raised to 4 will get cancel. If you take n tends to infinity this will go to 0, so this is 2 upon 2, so which is 1. So this one is true, this is not true, right? Okay, what is next question? Yes, so next question number 23. क्या दिया गया है? ऐसा दिया गया है कि दो सीक्वेंसेस दी गई है xn and yn. xn is convergent, this is convergent, and this is bounded. We know that every convergent sequence is bounded, so xn is also bounded. ये ऑटोमेटिकली बाउंडेड होगी, राइट? yn ओनली बाउंडेड है तो yn कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, और वी कैन कंक्लूड दैट क्या हमें कंक्लूड करना है? xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट। ऑप्शन ए है xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट। से एक कन्वर्जेंट है, अनदर वन इज बाउंडेड है, तो यू कैन डेफिनेटली say that xn plus yn may not be convergent because you can take xn is equal to 0 for all and constant sequence. You can take yn is equal to minus 1 raised to n. This is bounded sequence. If you take xn plus yn, you will get minus 1 raised to n, which is not convergent. If दोनों convergent है अगर तो addition convergent होगा, right? So this we cannot conclude. Okay, option B says that what? xn plus yn is bounded. Yes, xn plus yn is bounded. So we have already said that xn is convergent, so xn is bounded. So suppose here, yes, we can conclude this here. Suppose mod xn is less or equal m. As xn is convergent, it is bounded. So let bound of xn is m. Bound of yn is n, not this n. So let me call it m dash. Then what we can conclude is modulus of xn, and this is true for all n, right? So this is less or equal mod xn plus mod yn. This is less or equal m plus m dash for all n. So this is true. xn plus yn is bounded. Number 3, xn plus yn has no convergent subsequence. This is again not true. xn plus yn has no कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। इसको कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी ही नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। यू कैन सी हियर इफ यू टेक xn plus yn you will get minus 1 raised to n. It has two convergent subsequences, right? Or you can take xn is equal to constant sequence 0, yn is equal to constant sequence 0. yn भी आप कन्वर्जेंट तो ले सकते हो ना, तो दोनों कन्वर्जेंट है तो xn plus yn कन्वर्जेंट होगी, यानी xn plus yn कन्वर्जेंट है तो इसको कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस भी मिलेगी। So it's not necessarily true कि convergent sequence नहीं होगी, ऐसा नहीं बोल सकते।
xn plus yn has no bounded subsequence. See, ओरिजिनल सीक्वेंस बाउंडेड है, ऑप्शन दिया गया है xn plus yn has no bounded subsequence. This is also not true because original sequence bounded है तो उसकी हर एक subsequence bounded ही होगी, right? Okay, question number 24. इसके जैसा ये इजी है. क्या दिया गया है? तीन सीक्वेंसेस दी गई है ए एन बी एन एंड सी एन. एन इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 1/10⁻100 into 2⁻n. 1/10⁻100 into 2⁻n. bn इज इक्वल टू दिया गया है क्या? 10⁻100 into log n. 10⁻100 into log n. और cn दिया गया है क्या? 1/10⁻10 into n square. तीन सीक्वेंसेस दी गई है. आप देख सकते हो कि this number will be very small. If you take n is equal to 1, it will be 2/10⁻100. This will be very small number. If you take n is equal to 2, ये नंबर बहुत स्मॉल होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन वो बढ़ेंगे, हर टाइम डबल होते जाएंगे. n is equal to 1 में से 2 में जाऊंगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 क्यूब, 2. दिस विल रिमेन सेम. तो शुरुआत छोटे नंबर से होगी लेकिन डबल होता जाएगा. यहाँ पर क्या होगा? This number will be very large. In fact, if you take n is equal to 1, this will be 0 because log 1 is 0. But if you take n is equal to 10, log 10 will be 1, so this will be 10⁻10. Log 100 will be something. So these are very large numbers in starting. आगे भी large ही होंगे. n square है, यहाँ पर 1 रखोगे तो 1/10⁻10. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? Which of the following statements are true for large n? Which of the following are true for sufficiently large n? See, this is important. What do you mean by sufficiently large n? For sufficiently large value of n. Okay, n is greater than cn. ऑप्शन ए है n से n जो है वो cn से बड़ा हो जाएगा. bn है वो cn से बड़ा होगा. c में क्या होगा? bn is greater than n. और d में क्या होगा? n is greater than bn. चार ऑप्शंस दिया गया है, हमें तय करना है कि आगे क्या होगा. आगे मीन्स फॉर लार्ज n. स्टार्टिंग में जो भी हो, स्टार्टिंग में दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा होगा, इससे छोटा ये होगा और ये सबसे छोटा होगा. लेकिन जैसे जैसे n बढ़ेगा, सी आई हैव टोल्ड यू दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, 2⁻n पावर में है. दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन. एंड वी हैव सीन दैट स्पीड एक्सपोनेंशियल की सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम स्लो फंक्शन है लॉगरिथम, देन पॉलिनोमियल एंड देन एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल सबसे ज्यादा आगे निकलेगा. स्टार्टिंग में 10, 15, 50, 100, 1000, 10,000 टर्म्स में शायद यही छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मे बी 10⁻100 टर्म्स तक ये छोटा ही रहेगा, n स्मॉल रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये उससे बड़ा, शायद ऐसा हो सकता है. लेकिन हमें कहां पर देखना है? सफिशिएंटली लार्ज n मींस एट n टेंड्स टू इंफिनिटी. तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या सिचुएशन होगी? सबसे बड़ा ये होगा सबसे बड़ा एक्सपोनेंशियल मींस n सबसे बड़ा होगा. पॉलिनोमियल मींस पॉलिनोमियल मींस cn होगा यहाँ पर, और लॉगरिथम सबसे छोटा हो जाएगा. ये रिड्यूस करता है स्पीड को. सी, अब 1 रखोगे n is equal to 1 तो आंसर मिलेगा 0. 1 को 0 पर ला रहा है. 100 तक जाओगे तब यहाँ पर 1 जाकर के आएगा. 10 तक जाओगे तब इसकी वैल्यू 1 होगी. 100 तक जाओगे तब इसकी वैल्यू 2 होगी. 1000 तक जाओगे तब इसकी वैल्यू 3 होगी. 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 होने में 1000 से 10,000 तक जाना पड़ेगा. n is equal to 1000 से n is equal to 10,000 तक जाओगे तब
log n की वैल्यू log 3 से 3 से 4 होगी, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं, ये थोड़ा स्पीडली बढ़ेगा, ये बहुत स्पीड में जाएगा। तो for large n this will be the situation, so n is greater than cn, this is true, first option is true। bn is greater than cn, this is not true, स्टार्टिंग में होगा लेकिन large n के लिए this is not true। bn is greater than n, bn कभी n से नहीं बढ़ पाएगा, bn n से कभी आगे नहीं निकलेगा, because n is a polynomial, right। और bn is a logarithmic function, logarithmic function is always less or equal polynomial, right। तो bn कभी n से आगे नहीं निकल सकता। ओके, स्टार्टिंग में हो सकता है लेकिन लार्ज वैल्यू के लिए यही बड़ा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि n is equal to 2, 10 रखो यहाँ पर, तो you will get log 10 is equal to 1, so 10 raised to 100, which is of course greater than 10। b10 is greater than 10, maybe b100 is greater than 100, but for large value this will not happen, right। स्टार्टिंग में होगा, हमें कहाँ देखना है, n में। n is greater than bn, yes it is true, so these two are true, right। okay, देखते हैं next question। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में n ऐसा डिफाइन किया गया है, n is equal to 1 plus minus 1 raised to n into 1 by n whole raised to n। और जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं कि लिम सुप ये होगा, लिम इन फे होगा, ये हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, हमें लिम सुप लिम इन चाहिए। तो एज यू नो हम क्या करेंगे, लिम सुप लिम इन फाइंड करने के लिए इसका लिमिट पॉइंट्स फाइंड करेंगे। so n is given by this 1 plus minus 1 raised to n into 1 by n whole raised to n, we can write it as this। see अगर n odd है तो ये क्या होगा, 1 minus 1 by n raised to n होगा for n odd। odd टर्म की जो सबसीक्वेंस है वो यहाँ ये होगी, और इवन टर्म की जो सबसीक्वेंस होगी n इवन, तो क्या होगा, minus 1 raised to n plus 1 हो जाएगा, 1 plus 1 by n raised to n ये होगा। as n tends to infinity we know that this converges to e, limit n tends to infinity 1 plus 1 by n, ये जो 1 प्लस में जो है वो 0 पर जाना चाहिए, और यहाँ पर जो है उसका रिवर्स यहाँ पर होना चाहिए, राइट। तो this will converges to e, तो one of the limit point of this sequence is e। ओके, यहाँ इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर 1 प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं चलता, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 अपन माइनस n, राइट। और यहाँ पर जो है उसका रिवर्स यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस एन है तो यहाँ पर माइनस एन होना चाहिए, तो इसको मैं इसकी -1 पावर कर दूंगा, ठीक है, पावर सेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो n पावर है, हमने -n किया तो -1 मल्टीप्लाई होके n हो जाएगा। ओके, 1 प्लस यहाँ पर जो है वो 0 पर जाता है, n गोस टू इंफिनिटी, ये जो है इंफिनिटी पर जाता है, यहाँ उसका इनवर्स होना चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी है अंदर की वो e के ऊपर जाएगी, तो दिस विल कन्वर्ज टू e रेज़ टू -1, मींस ऑड टर्म की जो सबसीक्वेंस है वो 1 पर e पर कन्वर्ज हो रही है, e इनवर्स पर, इवन टर्म की सबसीक्वेंस e के ऊपर जा रही है। एंड वी नो दैट कि अगर किसी सीक्वेंस की ये दोनों सबसीक्वेंसेस, ऑड टर्म और इवन टर्म वाली, दोनों एक एक लिमिट पर जा रही है, दोनों कन्वर्जेंट है, तो इसके अलावा और कोई सब सीक्वेंस मिल ही नहीं सकती, इसके अलावा और कोई लिमिट पॉइंट मिल ही नहीं सकता, दो ही मिलेगा, स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो सेट, व्हाट आर द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, इट इज e and 1 upon e। so now you are able to decide what is lim sup, lim sup is e, supremum of this set, lim is infimum of this set, so it is 1 upon e, right। next question number 27, जुलाई 17, जून 17 में पूछा गया है, क्या कहता है क्वेश्चन, कंसीडर द सीक्वेंस dn इज इक्वल टू द सीक्वेंस, ऐसी कुछ है, dn इज इक्वल टू nca अपन ncb, ab बिलोंग्स टू n, ऐसी कुछ सीक्वेंस डिफाइन की गई है। देन dn कन्वर्जेस फॉर ऑल ab, dn कन्वर्जेस इफ a लेस देन b, ऐसा ऑप्शन है, dn कन्वर्जेस फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू n, b में क्या है, dn converges if a is strictly less than b, dn converges if a is strictly less than b,
सी में क्या है, dn कन्वर्जेस इफ a इक्वल टू b, और डी में है dn कन्वर्जेस इफ a इज ग्रेटर देन b। ये सब सीक्वेंस के बारे में बात है, राइट। ये भी सिंपल ही है, कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉर्मूला रखो तो आपको पता चल जाएगा dn इज इक्वल टू क्या है। सो लेट अस राइट हियर dn is equal to nca. What is nca? It is n factorial upon a factorial into n minus a factorial divided by, what is ncb? ncb is n factorial upon b factorial into n minus b factorial. So n factorial will get cancelled, and what you get is, this is b factorial upon a factorial. This is constant independent of n. So इसको n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। क्या मिला आपको, n माइनस बी फैक्टोरियल अपन n माइनस ए फैक्टोरियल। अगर इस सीक्वेंस को कन्वर्ज होना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी n की n वाली पॉलिनोमियल आएगी, यहाँ पर भी n वाली पॉलिनोमियल आएगी, और सिंपली डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो आपको चाहिए n माइनस ए फैक्टोरियल शुड बी लेस देन, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन ऑफ n माइनस बी फैक्टोरियल। और n माइनस ए फैक्टोरियल बड़ा कब होगा, अगर a छोटा होगा तो, या तो फिर इक्वल होगा तो, राइट। अगर इक्वल है तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, a इज इक्वल टू b है तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गई, तो dn कन्वर्जेस इफ a इज इक्वल टू b। ओके, dn कन्वर्जेस इफ a इज स्ट्रिक्टली लेस देन b, ये भी सही है। a ग्रेटर देन b है तो कन्वर्जन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि a बड़ा है तो n माइनस ए छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मीन्स ये टर्म छोटी हो गई, ये बड़ा हो गया, तो n की डिग्री यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये भी n का पॉलिनोमियल है, n का पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिग्री ज्यादा तो इट विल गो टू इंफिनिटी, डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा तो इट विल गो टू 0, राइट। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो इट विल गो टू सम कांस्टेंट नंबर। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड इसके लिए पॉसिबल नहीं है तो फॉर ऑल ए बी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सिंपल है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन जून 16 में पूछा गया है, कंसीडर द इंटरवल -1 1 एंड अ सीक्वेंस an ऑफ एलिमेंट्स इन देन। ओके, मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, लेट an be a sequence such that an belongs to this open interval for all n belongs to n। तो ऑप्शन दिया गया है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ n कहां पर आएगा। तो आपको पता है कि सीक्वेंस भले ही ओपन इंटरवल में आया हो, एवरी लिमिट पॉइंट, उसका लिमिट पॉइंट एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस n कहां पर आएगा, क्लोज इंटरवल -1 में 1। ऑफ कोर्स 1 से बड़ा नहीं होगा कोई लिमिट पॉइंट, -1 से छोटा, इसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन भले एक भी टर्म 1 और -1 ना हो, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट क्लोज इंटरवल में आ सकता है लिमिटिंग सिचुएशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ n इज इन ओपन इंटरवल -1 1। दिस इज नॉट ट्रू, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट ट्रू। सेकंड ऑप्शन दिया गया है एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ n इज इन क्लोज इंटरवल -1 1, इट इज दिस वन इज ट्रू। नंबर 3, every limit point of n is in this set। No, this is not true। इनमें से ही कोई लिमिट पॉइंट होगा ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल यू टेक कांस्टेंट सीक्वेंस 1/2 1/2 1/2 1/2, तो उसका लिमिट पॉइंट 1/2 आएगा। The limit points of n cannot be this, ये भी सही नहीं है। लिमिट पॉइंट ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दिस 1 - 1 upon n and belongs to n, राइट। 1 से छोटी है तो इसमें आएगा, और इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। यस, तो ये दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
क्या दिया गया है, x1 is equal to 0, x2 is equal to 1 and xn is equal to xn minus 1 plus xn minus 2 by 2 मीन्स के x3 अगर आप यहाँ पर लेंगे n is equal to 3 तो क्या होगा, x1 plus x2 by 2 दोनों का मीन है, एडिशन करके 2 मिड पॉइंट से ऐसा कुछ डिफाइन किया गया है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. से x1 is 0, से दिस इज x1, दिस इज x2. x3 क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो x3 विल बी समवेयर हियर. इफ यू टेक n is equal to 4, इट विल बी x3 plus x2 by 2. x2 और x3 का मिड पॉइंट होगा, तो x4 कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट. दिस विल बी x4. x5 क्या है, x3 और x4 का मिड पॉइंट, तो x5 विल बी समवेयर हियर, राइट. x6 क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो x6 यहाँ पर आएगा. x7 क्या है, x5 और x6 का मिड पॉइंट है, तो इट विल बी समवेयर हियर, राइट. दिस इज x7 एंड सो ऑन. x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 ऐसे 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 होता जाएगा, राइट. वो 100 पे जा रहा है. तो कैन यू से दैट xn इज मोनोटोनिक? इट इज नॉट अ मोनोटोनिक सीक्वेंस. इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आगे बढ़ेगा, मिड पॉइंट हर बार लेते जाओगे. तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया. ओके, नाउ हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं. तो पहले तो हमें देखना है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, कोसी है या नहीं है. सी कन्वर्जेंट है तो कोसी होगी, राइट. अरे कन्वर्जेंट है तो लिमिट भी एग्जिस्ट होगा, तो लिमिट भी देखना है क्या होगा. सो हियर यू कैन सी दैट what you can see is, consider the subsequence. I am taking this subsequence, the subsequence x2n minus 1. I am taking subsequence of odd term. See, x1 से x3 बड़ा है, x3 से x5 बड़ा है, x5 से x7 बड़ा है, वो इंक्रीज हो रही है. x2n minus 1 is increasing and bounded above by x2. See, in fact हर एक इवन टर्म से बाउंडेड होगी, क्योंकि x1 से x2 दोनों का मिड पॉइंट लेगो इस तरफ आएगा, फिर इधर आओगे, फिर उधर जाओगे, फिर उधर. तो इसमें क्या होगा कि सभी इवन टर्म्स यहाँ पर अरेंज होगी, सभी ऑड टर्म्स यहाँ पर अरेंज होगी. मींस ईच इवन टर्म विल बी एन अपर बाउंड फॉर दिस सबसीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म. ऑड टर्म की जो सबसीक्वेंस है इंक्रीज. इसको थोड़ा जूम कर दो तो आप फिर से देख सकोगे. सी ऐसा आएगा. मैं इसको जूम करता हूं तो यहाँ पर x7 आया, क्या आया, x7 यहाँ पर आया, और यहाँ पर x6 आया. अब x8 कहां पर आएगा, तो आप देख सकते हो इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट x7 और x, तो x8 यहाँ पर आएगा. x9 कहां पर आएगा, तो x9 x7 और x8 का मिड पॉइंट है, तो x9 यहाँ पर आएगा, ये x7 है, राइट. x10 अगेन x9 8 और x9 का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आएगा x10. x11 है और 9 10 का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर आएगा x11. अगर फिर से इसको जूम कर दो तो यहाँ पर x10 है, यहाँ पर x11 है, और फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करो. आप थोड़ा 2-3 बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसीक्वेंस x2n minus 1 is an increasing subsequence which is bounded above by x2. अब इसको भूल जाओ कि ये सबसीक्वेंस है, इसको ऐसे ही देखो कि एक सीक्वेंस है. This is an increasing sequence which is bounded above, and we know that an increasing bounded above sequence is convergent, so this sequence is convergent, and therefore hence it is convergent. तो सीक्वेंस ऑफ सबसीक्वेंस ऑफ ऑड टर्म जो है वो कन्वर्जेंट है. सो सपोज इट कन्वर्जेस टू सम, सपोज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x2n minus 1 is equal to say L1. कोई एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कहीं होगा L1. Similarly, what can you observe is sequence of even term x2, x4, x6, x8 ऐसे जा रही है, डिक्रीज हो रही है. So the subsequence, which subsequence, x2n, subsequence of even terms is decreasing, right?
and it is bounded below by x1 and bounded below by x1. Subsequence ऐसे भूल जाओ तो it is a sequence which is decreasing and bounded below, so it has to be convergent, hence it is convergent. So suppose that it converges to some limit, say L2. So suppose limit n tends to infinity x2n is equal to L2. तो इवन टर्म की जो सबसीक्वेंस है वो L2 पर कन्वर्ज हो रही है और टर्म की जो सबसीक्वेंस है वो L1 पर कन्वर्ज हो रही है. Okay. So now what we want to show is we want to show that L1 is equal to L2. अगर हम ऐसा दिखा दे कि दोनों की लिमिट सेम है, इवन टर्म्स इस तरफ से आ रही है, ऑड टर्म इस तरफ से आ रही है, दोनों एक ही जगह आ रही है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस विल बी कन्वर्जेंट, राइट? क्योंकि इन दोनों की लिमिट सेम हो गई तो ओरिजिनल सीक्वेंस की लिमिट भी L हम दिखा सकते हैं. अगेन एंड अगेन हम यूजिंग दैट सेम रिजल्ट, राइट? इवन टर्म की सबसीक्वेंस और टर्म की सबसीक्वेंस, या तो फिर वो जो 3n वाला हमने किया था ना, यू कैन टेक सबसीक्वेंस x3n, उसके यूज करके यू कैन शो दैट L1 is equal to L2. ओके, सो नाउ what we have is this, xn is equal to, so let me take here x2n. x2n, it will be what? x2n minus 1 plus x2n minus 1 plus x2n minus 2 by 2, right? So if I take limiting situation, तो as n tends to infinity, ये इवन टर्म की सबसीक्वेंस हो गई, इवन टर्म की सबसीक्वेंस है वो L2 पर जा रही है तो L2. ये ऑड टर्म की सबसीक्वेंस हो गई, ऑड टर्म की सबसीक्वेंस L1 पर जा रही है, अगेन ये इवन टर्म की हो गई, ये L2 पर जा रही है बाय 2. 2 को इस तरफ ले लो तो 2L2 is equal to L1 plus L2. So this will give you L2 को इस तरफ ले लो तो L1 is equal to L2, right? Hence the original sequence is convergent. Hence xn is convergent. And every convergent sequence is Cauchy, so this sequence is Cauchy. Okay. Again, it is a question of C section, so more than one answer can be true. If it is the section of B section, then we did not have to worry about option B and C. So now let us try to find out this limit. This is also an interesting way. This is also an interesting technique. कैसे लिमिट फाइंड करते हैं इसकी? Okay. So what we have given is this. Now it is this, xn is equal to xn minus 1 plus xn minus 2 divided by 2. मैं separately दे देता हूँ, right? Okay. Let me add xn minus 1 by 2 both the sides. So what I will get is, I am adding this term xn minus 1 by 2 here. I have to add it here also. 1 xn minus 1 by 2 is already there and I am adding xn minus 1 by 2. So sum will be xn minus 1 plus xn minus 2 by 2. This is true for all n. So can you see the pattern here? यहाँ पर n है, nth term, और n minus 1th term by 2 है, एक का डिफरेंस है. तो यहाँ पर सेम पैटर्न है, यहाँ पर n minus 1 टर्म है तो उससे एक कम n minus 2 by 2 है. अगर मैं n की जगह n minus 1 रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर n minus 1 आएगा, यानी कि ये आएगा, यहाँ पर n minus 2 आएगा, यहाँ पर ये आएगा, और इसके इक्विवेलेंट क्या होगा? n minus 1 रिप्लेस कर दो तो n minus 2 n minus 3 by 2, recurrence relation, right? रिपीट अगेन, n की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? सी. ऐसे अगर ना समझ में आए तो रिप्लेसिंग n, since this is true for every n, replacing n by n minus 1. So this will be what? xn minus 1 plus xn minus 2. ये हो गया, ये जो है पूरा यही है. राइट हैंड साइड में क्या होगा? n की जगह n minus 1 रिप्लेस करो तो n minus 2 n minus 3 by 2 हो गया.
नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग दिस प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर n-3 है तो यहाँ पर क्या आएगा, n-4/2 आएगा। अगर यहाँ पर n-4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, n-5/2। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ तो एक अब कहां तक पहुंचोगे, यहाँ पर x2 आएगा, यहाँ पर x1/2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो thus what we get is this. So thus आपको ये देखना है कि xn-1 plus xn-2/2 this is same as this, what, x2 plus x1/2 for all n. So as n tends to infinity, taking limit n tends to infinity, what we get, इसका लिमिट xn-1 का लिमिट तो l है, xn-2 का लिमिट भी l है, तो l plus l/2 is equal to x2 is equal to 1, x1 is 0, upon 2 is 0. So this is what, 2 LCM ले लो तो you will get 3l/2 is equal to 1. So this will imply l is equal to 2/3. Right. So this one is true, this is not true. See, in general आपको याद रखना है, अगर x1 is equal to a दिया गया है, x2 is equal to b दिया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, x2 is equal to b plus a/2 is equal to 3l/2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3l/2 is equal to b plus a/2, right? 2 को इस तरफ जाने दो, 3 को डिनोमिनेटर, ओके 2 यहाँ पर है, तो 3l is equal to 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2b plus a, तो फाइनली l is equal to 2b plus a/3। अगर ऐसा यहाँ पर 0 1 के बदले 1 2 कर दे तो आंसर चेंज हो जाएगा, 2 1 रख के आप जो भी आए वो देख लेना, ठीक है। जनरल केस में अगर यहाँ पर कुछ भी हो तो ऐसा आंसर आएगा 2b plus a/3। ओके, ये क्या लिया हमने, एरिथमेटिक मीन लिया। अगर ज्योमेट्रिक मीन लेते हो तो भी सेम सिचुएशन होगी। आई विल गिव यू एज एन एक्सरसाइज, लेट x1 is equal to a, x2 is equal to b, both are positive, let a b be positive, and define, this is you can take as an exercise, define, what you can define, xn is equal to xn minus 1 into xn minus 2 whole raised to 1/2. Using the same method, show that xn is convergent. The sequence xn is, this is true for all n greater or equal 3, so that xn is convergent, and limit n tends to infinity xn is equal to, यहाँ पर क्या आता था, 2b plus a/3 आता था, तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी कुछ आएगा, क्या आएगा, ऐसा आएगा, ab square raised to 1/3। ये 2b 2 ऊपर चला जाएगा तो 2b square, कुछ नहीं है, यहाँ पर log xn ले लो तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, log xn minus 1 plus log xn minus 2। now you define yn is equal to log xn, तो ये आगे वाली हो जाएगी, right? and same you can prove this one, ये आप करना as an exercise। okay, see there are few more problems, I think we should stop here, next lecture में हम आगे के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बाकी के, ठीक है, रखते हैं इतना।